अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया दौर के प्रोग्राम दी हैट्रिक शो में मैं हूं आपका मेज़बान सरदार खान। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 5 साल पहले जब कराची से मैं कनाडा मुंतकिल हुआ, तो उसके बाद ये आपसे सोशल मीडिया पर पहली मुलाकात है। उम्मीद है ये मुलाकात खुशगवार रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, शो का नाम है दी हैट्रिक शो, और दी हैट्रिक शो का नाम लेते ही आपके ज़हन में यकीनन एक ही शख्सियत का चेहरा उभर कर सामने आता होगा। वो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में अव्वलीन हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन हैं, जिन्होंने 1982 में हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम का धड़न तख्ता करते हुए हैट्रिक बनाई थी। और उसके बाद से जलालुद्दीन की बकौल शख्स से बैजा बैजा हो गई थी, और ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कोई खिलाड़ी आइंदा कभी नहीं तोड़ सकेगा। जलालुद्दीन इसके साथ साथ लेवल 4 क्वालिफाइड कोच भी हैं, और मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक रहे। और इस शो में हमारी कोशिश होगी, इस शो को डिज़ाइन किया है हमारे प्रोड्यूसर जनाब शुजाउद्दीन ने, और इसमें हमारी कोशिश होगी कि इसमें आपको चटखारा भी मिले, लश्कारा भी मिले और शरारा भी मिले। इस शो में जलालुद्दीन अपने पूरे शाही जाहो जलाल के साथ धांसू किस्म की तफसीरें आपके लिए पेश करेंगे। तो जलालुद्दीन की तरफ हम चलेंगे। जलालुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार खान साहब, कैसे हैं? बड़ा लंबा आपने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया, बहरहाल थैंक यू। और आप और हम तो बहुत पहले भी शो करते रहे हैं, तो अब दो दीवाने फिर साथ मिल जाएंगे तो यकीनन शो की शान बन जाएगी। दीवाने इसलिए कह रहा हूँ कि जब जो लोग क्रिकेट पे बेबाक तबसरा करते हैं उन्हें दीवाना ही कहा जाता है। तो इंशाल्लाह इस शो को हमने आगे लेके चलना है एक अच्छे तरीके से। जी, और आपकी बातें खिली हुई हैं जलाल। में देख रहा हूँ पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से जीत गई है, और आप वो कहते हैं ना कि उजले उजले मेरे सरकार नजर आते हैं। भाई देखे जिसे एक पंजाबी में कहते हैं मौका मिले कदी कदी, तो ऐसे टूर के वो तो सब नजरें जमा के बैठे होते हैं कि जब भी ऐसा मौका मिले उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। जाहिर है पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा ये टेस्ट मैच एक इनिंग और पता नहीं 116 रन से जीता है, तो इस तरह से सक्सेस के हवाले से तो बहुत सी चीजें आपको पता है छुप जाती हैं। टीम मैनेजमेंट की भी वाह वाह हो गई, क्रिकेट बोर्ड की भी वाह वाह हो गई, और ऐसा ही होना भी चाहिए था इस सीरीज में। अगर इससे चीज कम होती तो ये खराब परफॉर्मेंस में काउंट होती। तो भरपूर फायदा उठाया, मगर देखना यह है कि आगे अभी मुश्किल सीरीज भी आनी है, उसमें क्या होता है। तो जी जलाल, आपने दुरुस्त कहा कि पहली जीत पाकिस्तान को ये मिली है। पिछले 3 साल में ये 12 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेले हैं, और इससे पहले जो 11 मैच खेले थे उसमें 9 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे, और ये 12वां टेस्ट मैच 3 साल के बाद पाकिस्तान की टीम ने अवे सीरीज में जीता है। तो इस जीत पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुशी से कितनी बगलें बजानी चाहिए, कितना उनको खुशफहमी का शिकार होना चाहिए? पता नहीं लुडियां तो नहीं डल रही, भंगड़े डाल रहे होंगे पीसीबी वाले। अभी मेरा ख्याल है इस चीज की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये उनको उनकी परफॉर्मेंस जो ओवरऑल एज क्रिकेट बोर्ड एज टीम मैनेजमेंट है, उनकी बहुत सी चीज़ों को छुपा लेगी। मगर हम बीइंग ए एनालिस्ट है और हमारा क्रिकेट एक्सपीरियंस को देखते हुए हमें तो कुछ और चीज़ें भी देखनी है, जो कि ये देखना है कि क्या ये जीत एक ऐसी जीत है जिससे कि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान उन स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बाकी टॉप टीमें कर रही हैं। तो वो चीज हमें देखने में नजर नहीं आई। जीत से तो बहुत सी चीजें छुप जाएंगी, मगर जो चीज नजर नहीं आ रही उसमें आप देखें कि जो अगर हम स्ट्राइक रेट की बात कर ले तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें लिया, बहुत ज्यादा बॉलें खेल के, जैसे 240 के करीब इमरान ने खेली बॉलें, और इसी तरह और बैट्समैनों ने स्ट्राइक रेट बहुत स्लो रखा है, जबकि इस टीम के अगेंस्ट तो ये वो स्टैंडर्ड हैं परफॉर्मेंस के जो कि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े अहमियत रखते हैं। हम उन चीज़ों को अभी मीट नहीं कर रहे हैं। हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बहुत लो है, जिसमें स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा अहम होता है, फिर उसके साथ कंसिस्टेंसी का एलिमेंट आता है, फिर उसमें आपके फील्डिंग स्टैंडर्ड आ जाते हैं। तो ओवरऑल अभी हमारी क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है एज लेवल एज इंटरनेशनल लेवल वो बहुत कम है, तो हमें उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा बगले बजाने की ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को आप कैसा देखेंगे? फवाद आलम जाहिर है कि बहुत स्टैंड आउट किया उन्होंने। इसी के साथ साथ बॉलिंग में हसन अली,
शाहिन शाह ने अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल फवाद आलम तो मैं ये कहूँगा कि जो भी उनके 10 साल ज़ाया हुए सब उसको करते रहते हैं, मगर मैं बताऊं कि हर दफ़ा वो आते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं, तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हैं जो जिन लोगों ने उन्हें पीछे रखा। और ये परफॉर्मेंस करके भी बहुत शराफत दिखा रहा है। अगर हमारे दौर में होते सरफराज नवाज जैसे प्लेयर, अगर इनके इस वक्त के दौर में होते तो इन्हें पता वो क्या करते थे, वो मैं यहाँ स्क्रीन पे बता नहीं सकता। जब वो परफॉर्म कर देते थे और उन्हें ये होता था कि मुझे ड्रॉप किया गया, तो उसके बाद जो वो करते थे वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो ये तो बहुत शरीफ है फवाद आलम जो कर रहे हैं, और किसी ड्रामे में भी आ रहे हैं, बल्कि वहां भी बड़ी शरीफाना किरदार अदा कर रहा है। तो ऐसे मैनेजमेंट को तो बहुत रिलैक्स रहना चाहिए कि ये जब भी परफॉर्म कर रहे हैं, जिस मैच में देखे ना, जब से आए हैं तो 100 पे 100 कर रहे हैं। उनका तो अपना भी कोई रिकॉर्ड हो गया, जब 50 करते तो 100 पे चले जाते। तो ये इससे लर्न करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम सीख नहीं रहे, हम वही गलतियां बार बार कर रहे हैं। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे अब तक चीजें चल रही हैं। आप देखें कि अभी बहुत से मसले अभी टीम्स पे भी आएंगे, आगे भी आने हैं। और ये ओवरऑल सिलेक्शन फ्यूचर सीरीज को ध्यान में रखते हुए, जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज है, आपके ख्याल में इस वक्त जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कितना काम आ सकता है, कितना फेलियर हो सकता है, कितना सक्सेस हो सकता है? देखिए, इन्होंने सिलेक्शन पॉलिसी एंड क्राइटेरिया सेलेक्टर ने और टीम मैनेजमेंट ने मिलके उसको ऐसे उलझा दिया है जैसे एक धागा नहीं उलझ जाता बहुत सारा, और फिर अब इन्हें सिरा नहीं मिल रहा है। अब इस तरह की सिचुएशन टीम बन चुकी है कि पहले बहुत सारे यंगस्टर खिला दिए, फिर उन्हें अब हटा दिए, जैसे नसीम शाह, मूसा, और फिर एक तरफ अभी हम देख रहे हैं कि असद शफीक बैठे हुए हैं, और फिर शाह शान मसूद हैं, फिर वहाब रियाज भी कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा, इमरान नाराज है, फिर इधर नए प्लेयर भी आ गए हैं जैसे कि शाहिन शाह अफरीदी अब सेट हो गए टीम में। तो वो ऐसा उलझ गया है, ये खुद उस अपने कह सकते हैं कि अपने जाल में फंस गए, जो इन्होंने लाइकिंग डिसलाइकिंग और कुछ लोगों को इग्नोर करने के चक्कर में किया। और अभी तो शोएब मलिक भी बातें कर रहे हैं, वो भी देखेंगे आप T20 में वापस आ जाएंगे। तो ये अब इनके लिए खुद ये सिलेक्शन एक मेरिट पे करना या उसको एक पॉलिसी के तहत करना और कोई क्राइटेरिया बेस करना मुश्किल है। तो अब ये इनके लिए एक परेशानी इन्होंने खुद क्रिएट कर ली। उसकी बेसिक वजह वही थी कि इनके पास वो विजडम नहीं थी जिसके तहत ये लोगों को परख सके और प्रोएक्टिव हो सके। ये हमेशा रिएक्टिव अप्रोच के साथ चल रहा है। तो अब सबने, इतने सारे लोगों ने परफॉर्मेंस कर भी दी है, कुछ यंगस्टर को इन्होंने बहुत तारीफ की, अब वो बाहर बैठे हैं, तो अभी किस तरह आगे सिलेक्शन करेंगे? अभी तो T20 वर्ल्ड कप में बड़ा मसला आएगा। अच्छा जलाल, अब मेरा ख्याल है हम PSL की तरफ रुख कर लेते हैं। और PSL की जब हम बात करते हैं तो एक शख्स को हमें क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए कि PSL का जो ब्रेन चाइल्ड उसको मटेरियलाइज किया था वो PCB के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने किया था। अनफॉर्चुनेटली वो उसका फल पक के जब तैयार हो गया तो उनको जाना पड़ा वहां से। तो मेरा ख्याल है ये उनका ड्यू क्रेडिट हमें देना चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि PSL को जिस तरह अरेंज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, फिर कोविड-19 के तनाजुर में तो बहुत ज्यादा हमें ख्याल करना चाहिए था। लेकिन PCB कप्तान का तो कहना है कि घबराना नहीं है, लेकिन PCB ने घबरा के PSL को उस वक्त ताला लगा दिया। तो अब क्या दोबारा घबरा जाएगी PCB या घबराने की इजाजत नहीं मिलेगी इस दफा? देखिए, ये पहली बात तो ये समझ ले कि ये वही कुछ हो रहा है कि जब कुछ हो जाता है तो फिर हम एक्शन लेते हैं। अब जैसे उन्होंने रिएक्टिव अप्रोच जिसे हम कहते हैं, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। जब हो गया तो अब वो कह रहे हैं कि हम बाहर की कंपनी को बायोसिक्योर बबल के लिए हायर करेंगे। भाई ये पहले करना था ना, ताकि वो नौबत ही नहीं आती जिसमें घबराने की जरूरत पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब दोबारा इन्होंने डेट दे दी है और ड्राफ्ट भी कर लिया है, तो एक प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है। मगर जो हम देख रहे हैं चीजें, जो पाकिस्तान में भी अब कोविड की काफी चीजें बढ़ती जा रही हैं और बहुत सी जगह लॉकडाउन भी नजर आ रहा है, तो जून इतना दूर नहीं है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर हम IPL के तनाजुर में देखें तो वहां पे भी देखे ना कि कितना वो मुश्किल से उसको करा पा रहे हैं, बहुत से प्लेयर वापस चले गए। तो वो तो इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या वो बेयर कर लेते हैं, उनमें सलाहियत है, उनके पास बी प्लान भी होते हैं। तो हम तो ये चीज अगर अब कुछ यहाँ पे अगर कराते हैं जून में और कुछ भी होता है तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि IPL तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो हर चीजों को पैसे से भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमें ये बड़ा डाउटफुल है अभी। और अगर ये जून में कराते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा हर चीजों में। और उसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि लीग जो है वो एक ऐसा साइकिल एक दफा बना रहा है और वो बनता रहे तो वो सक्सेसफुल होती है।
अगर ये ब्रेक आ गया, चाहे वो पीएसएल में आया या अभी आईपीएल भी डाउटफुल चल रही है, जो प्लेयर चले गए, कहीं अगर उनका भी ब्रेक आ गया तो फिर इसको दोबारा रिवाइव करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान कराने की कोशिश करेगा, मगर अगर वो सेंसिबली और प्रोएक्टिव होकर नहीं कराएंगे तो फिर मुझे डाउट है कि कहीं उसको फिर कहीं धचका ना लग जाए और फिर पूरा पट्टा बैठ जाएगा पीसीबी का, अगर ये पीएसएल नहीं हो सका, क्योंकि फ्रेंचाइज भी बड़ा शोर कर रहे हैं। जी जलाल, जिस तरह की पीएसएल को दोबारा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह के फ्रेंचाइज की तरफ से भी काफी प्रेशर है, तो आईपीएल में जिस तरह कोविड-19 से वो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, उससे पीएसएल को क्या सीखना चाहिए, किस तरह बेहतर अंदाज में उसको रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है? जी हाँ सरदार, ये तो बड़ा अच्छा एक उनके पास मॉडल मौजूद है बिफोर दे स्टार्ट पीएसएल इन जून। उससे तो हर वो चीज़ सीख सकते हैं जो वहाँ पे हो रही है, और वो यही सिमिलर सिचुएशन है, तो इससे भरपूर फायदा उठा सकती है पीएसएल। खासतौर से किस तरह वो प्लेयरों को हैंडल कर रहे हैं, या उनकी मूवमेंट को देखें कि वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, जो उनका जो बबल है उसको किस तरह उन्होंने मेंटेन किया, वो बड़ा सख्ती से वहाँ मेंटेन करा। हमने ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों की बात सुनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा उनके पास मॉडल मौजूद है, उसको देखते हुए अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और अपनी पीएसएल को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये उन्हें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिली हुई है कि पीएसएल आईपीएल में हो रही है और इन्हें पीएसएल करनी है इन्हीं सर्कमस्टांसेस में, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर वो सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो फिर लोगों को कुर्बानी का दुम्बा बना दिया जाता है। सुना मेडिकल ऑफिसर पे सारा नजला गिरा दिया गया था। तो उस हमारे यहाँ का जो कल्चर है कि जी वीआईपी कल्चर है, उसके तनाजुर में कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, यहाँ जब भी मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब कुछ हो जाता है तो फिर हम हर आदमी अपनी जान बचा रहा होता है, तो ये हमने पहले भी मैनेजमेंट का देखा है कि वो दूसरों पे चीज़ों को लाद दिया जाता है और किसी को स्केपगोट बना के अपनी जान बचा ली जाती है। तो लास्ट टाइम भी यही हुआ है कि वो डॉक्टर को आपने छुट्टी करा दी और बाकी सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, क्योंकि एक आदमी तो जिम्मेदार नहीं हो सकता ना, मैनेजमेंट में तो सारे ही होते हैं। तो बहरहाल होप फॉर द बेस्ट कि अब कुछ सीख लें वो, और आईपीएल मॉडल को देख के इस सिचुएशन में उससे अपनी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा जलाल, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है बहुत बुरी तरीके से। खेल ओलंपिक्स भी मुतासर हो रहे हैं, दीगर फुटबॉल लीग्स भी मुतासर हुई हैं, और अब ये बात भी सामने आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर नवंबर में इस साल होना है इंडिया में, कोविड की वजह से अगर उसको मुंतकिल करना पड़ा, तो इंडियन ऑफिशियल्स का एक मीडिया इंटरव्यू सामने आया कि उसको वो एज ए यूएई को एज ए सेकेंड ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पे? देखिए, एंटायर कोशिश होगी बीसीसीआई की कि वो इस वर्ल्ड कप को अपने हाथ से जाने ना दें। T20 चैंपियनशिप जिसे हम कहते हैं, उन्होंने कुछ अपने वेन्यूज को भी रिड्यूस करा है कि हम इतने वेन्यूज पे शायद नहीं करा सके, मैं कर लेंगे, मगर उनके पास एक प्लान तो है ना। और बी प्लान में उन्होंने यूएई रखा है। कह तो रहे हैं कि आईसीसी ही ने ही हमें एडवाइस किया था कि बी प्लान होगा तो यूएई में होगा, वहाँ तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगी। इंडिया इज ए आइडियल प्लेस कि वहाँ हो, मगर अब ये जो कोविड वहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया है, तो वो अच्छा वो उसको पॉजिटिव भी प्ले कर रहे हैं आईपीएल को ना, कि देखिए हम करा रहे हैं, लोग घर में बैठ रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी हम उन्हें दे रहे हैं घर में, उस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि जो हालात उनके बड़े शहरों में है, लोग मर रहे हैं सड़कों पे, तो उसको देखते हुए लेकिन जलाल, अगर मैं आपकी बात कथा कलामी हो रही है, आप कह रहे हैं कि लोगों को वो घरों में बिठा रहे हैं, तो इंडिया की आबादी वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो कोविड में अगर आपने लोगों को घरों में बिठा दिया, तो मैच देखने के बाद तो फरागत ही फरागत होगी, आबादी पूरी दुनिया की बढ़ जाएगी। देखे वो वाला एलिमेंट भी है, मगर जो पॉजिटिव चीज वो दिखाना चाह रहे हैं वो तो यही है कि जी देखिए हमने लोगों को कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कि काफी क्रिटिसाइज हुआ है इंडिया में कि इन हालात में भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं और शोर शराबा चल रहा है, मगर उन्होंने इसको इस तरह कवर किया है। बहरहाल वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो उनको मैं शोर पे तो एतराज हो सकता है, शराबे पे एतराज नहीं है मेरा। वहां तो ये चीज का कोई मसला नहीं है। तो अब देख लेते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तो पीएसएल की डेट तो अभी अनाउंस कर ही रहा है और जून में कह रहा है कि हम करेंगे, और ड्राफ्ट भी कर लिया है। हमारी भी यही ख्वाहिश होगी कि पीएसएल चलता रहे, क्योंकि एक अच्छी प्रोडक्ट है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ है, हर लिहाज से प्लेयरों को बड़ा फायदा हुआ है। तो हमारे दौर में शायद होती तो हम भी इसको एंजॉय करते, मगर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट हम खुश हैं कि भाई हो रही है, चले, किसी को तो फायदा हो रहा है। उस दौर में नहीं थी तो नहीं हुई, हैट्रिक करने के बाद भी हम जो है वो 8 ही वनडे खेल सके। तो बात यह है
कि अच्छी चीजों को होना चाहिए, और मैं तो इसलिए पहुंचू, मगर उसकी जो प्लानिंग लोग कर रहे हैं उनको भी कुछ सोच समझ के चीजों को बी प्लान के साथ भी आगे मूव करना चाहिए। अच्छा जलाल, अब चूंकि इस सेगमेंट से हम अब आगे बढ़ते हैं और अपने व्यूअर्स को भी हम बता दें कि जलालुद्दीन अब चूंकि अमेरिका आ चुके हैं और अमेरिका में कोचिंग के साथ साथ आप साउथ वेस्ट जोन के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। तो एक तो हम आपसे ये पूछेंगे कि अमेरिका में क्रिकेट किस तरह परवान चढ़ रही है, आपको किन चैलेंजेस का सामना है? जाहिर है कि जीरो से करियर को स्टार्ट करना, फिर यहाँ पर जो आपने कोचिंग की है उसमें आपने न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन जैसे क्लास के खिलाड़ियों को भी आप कोच करते रहे, तो जरा इस बारे में तफसील से थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, यहाँ पे जाहिर है मैं अब पिछले 8-9 महीने से आ गया हूँ। मेरा जो प्लान में भी यही है कि मैं यहाँ अपने आप को क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ इन फ्यूचर नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह दुनिया में लीग हो रही है, ये 2022 में मेजर लीग प्लान कर रहे हैं और उनकी प्लान बहुत अच्छा है, और उसके आगे वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने बहुत से ऐसे प्लेयरों को अमेरिका में इंपोर्ट लिया है जो कि एज ए लोकल ट्रीट होंगे, और उनको उन्होंने एक कंपनी है एस, वो हायर कर रही है और उनको वो फाइनेंशियली भी पे कर रही है, और उसके साथ साथ उन्हें यहाँ लोकल क्रिकेट खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली। आपने और कोरी जलाल, एंडरसन मेरे की, हमारे व्यूवर्स के लिए शायद ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो, आप इस पे मजीद रोशनी डालिए कि शाहरुख खान की टीम, शाहरुख खान का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है, मुझे बताया गया है कि कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम भी इस मेजर लीग में शिरकत करेगी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए सक्सेस की स्टोरी है, वो मेजर लीग जो करा रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने कंफर्म कर दिया अपनी टीम की पार्टिसिपेशन, और उसके साथ साथ वो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, तो उसकी सक्सेस के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो शाहरुख जैसी उनकी अपनी टीम का इंडक्ट होना और शाहरुख का अपना बयान देना इस मेजर लीग के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था। तो उसी को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो प्लानिंग है वो अच्छी प्लानिंग है, और उसके साथ साथ जो वो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जैसे आपने कोरी एंडरसन की बात की, तो यहाँ पे एक लोकल अभी टूर्नामेंट हुआ था, ह्यूस्टन ओपन, वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, उसमें सारे टॉप क्लास प्लेयर खेले थे। तो मैं एक टीम की कोचिंग करा जिसमें कोरी एंडरसन थे, रस्टी थे साउथ अफ्रीका के थे, फिर अली यहाँ खान जो है वो यहाँ के नेशनल प्लेयर हैं जो आईपीएल में भी खेल चुके, और इसी तरह और बहुत से प्लेयर उस टीम में थे। तो मल्टी कल्चर यहाँ पे हमें फ्लेवर मिलता है जब भी आप यहाँ किसी जगह टीम में कोचिंग करें, तो या जलाल, जब आप किसी मल्टी कल्चर की आप बात करते हैं तो समी असलम और नजफ शाह के बारे में भी इतलात है कि वो भी हिस्सा लेंगे इसमें। समी असलम तो बेसिकली उसी उसी पॉलिसी के तहत आए जिसमें कोरी एंडरसन और आए, बाकी प्लेयर आए, रस्टी आए, और दुनिया के श्रीलंका से भी प्लेयर आए, वो तो इसका पार्ट होंगे। जो नजफ हैं वो तो यहाँ बेस है, यहाँ यहीं रहते हैं वो। अब वो क्रिकेट खेलते हैं यहाँ लोकल, मगर शायद वो ज्यादातर मैनेजमेंट साइड की तरफ जाना चाह रहे हैं। मगर अभी उन्होंने लास्ट टूर्नामेंट जो ये यूएस ओपन था उसकी उनकी टीम फाइनल में आई थी, और वो खुद कैप्टन भी थे। वो तो खेलना वो एज ए लोकल ही है, मगर जो इंटरनेशनल प्लेयर आने हैं वो यहाँ आएंगे। और जो आपने कोचिंग की बात की, तो मुझे बड़ा मजा आया, मतलब डिफरेंट कल्चर के साथ और टॉप प्लेयरों के साथ कोचिंग करके। और वो बड़ा बेसिकली दे आर ऑल प्रोफेशनल, तो उनके साथ इतना मसला नहीं होता, बहुत आसान होता है उस लेवल पे अगर कोचिंग कर रहा हूँ। छोटे बच्चों की कोचिंग मुश्किल है, तो वो उन्हें तो एक प्लान देना होता है, उनके साथ डिस्कशन करना होता है, और वो चीजें मैंने करी बहुत सक्सेसफुली, और उसमें बड़ी सपोर्ट मुझे टीम मैनेजमेंट की थी, कप्तान की थी। तो बड़ा अच्छा मेरा टाइम इन सारे प्लेयरों के साथ गुजरा, और इन फ्यूचर भी अभी बहुत से प्रोजेक्ट आने जो मैंने करने हैं। तो यहाँ पे जो अब आपने कहा कि क्या यहाँ ग्राउंड रियलिटीज है, तो उसको मैं बताऊं कि यहाँ मेजर लीग हो तो जरूर रही है, मगर अभी यहाँ उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का जिसमें कि आप मेजर लीग कराएंगे, अभी बहुत कमी है। फिर अगर ओवरऑल यूएस क्रिकेट को देखें, जिसमें मैं साउथ वेस्ट जोन का सेलेक्टर भी हूँ, तो उनके लिए भी अभी चीज़ें डेवलप करनी है। मतलब यहाँ ग्रास रूट्स क्रिकेट अभी नहीं है। फिर जो जोनल क्रिकेट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, बहुत फासले बहुत हैं, और मौसम का भी फर्क है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर उनकी जो मैंने प्लान देखा है, जो फाउंडेशन प्लान करा रहा है उनका, वो उन्होंने 3 साल का भी बनाया है, और उसमें वो जो उनकी यानी कि जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फ्यूचर बहुत है यहाँ, अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, मगर वर्क भी यहाँ हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को नई जगह आगे मनवाना इज ए वेरी डिफिकल्ट, मैं समझता हूँ, है यहाँ पे। और आप देखेंगे आगे उम्मीद बहुत अच्छी है, और मैं अपने आप को यहाँ लोगों के साथ लिंक भी कर लिया है, और
यूएस क्रिकेट साथ तो ऑलरेडी अटैच हो ही गया हूँ। अच्छा, जो इसमें कुछ आपको फीडबैक क्या मिल रहा है ओवरऑल जो क्रिकेट प्रमोशन यूएसए में हो रही है उस बारे में? देखिए यहाँ पे जो क्रिकेट है वो अपने एक अलग स्टाइल में चलती है, इसलिए कि अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ होनी है। जैसे अगर मैं यूएस क्रिकेट की बात करूँ वो एक अलग सेटअप है, और अगर मैं मेजर लीग की बात करूँ तो वो एक अलग कंपनी उसको मैनेज कर रही है। मगर दोनों आपस में, जाहिर है कि यूएस क्रिकेट की बेस पे ही उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ जिसकी बेस पे वो इस मेजर लीग की प्लानिंग कर रहे हैं। वो अपनी जगह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर अगर क्रिकेट डेवलप होनी है वो तो यूएस क्रिकेट ने करनी है, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट है। अभी उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप यहाँ कराई है, उसका फीडबैक बहुत अच्छा आया, मीडिया से भी अच्छा आया और प्लेयर भी बड़े, पहली दफ़ा इस नए स्ट्रक्चर में जो कि 2017 से बना है उसमें ये नेशनल चैंपियनशिप हुई। और ये यहीं पे एक बड़ा ग्राउंड है, वो प्रेरी व्यू के साथ है उसका नाम, वहाँ पे 8 क्रिकेट फील्ड्स हैं, उसमें ये टूर्नामेंट खेला गया। तो बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया और एक कंपटीशन नज़र आया उसमें। मैंने जाके खुद मैचेस देखे, क्योंकि एक मेरी टीम साउथ वेस्ट जोन की भी फाइनल में आई थी और बड़े अच्छे प्लेयरों ने परफॉर्म किया। और अब जो उन्होंने नेशनल ट्रेनिंग ग्रुप किया उसमें भी 6 प्लेयर जो हैं वो साउथ वेस्ट जोन के उसमें शामिल हैं। तो क्रिकेट जो यूथ है यहाँ पे बड़ी, मैंने देखा बहुत उनमें पैशन है बच्चों में, जो 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं वो बहुत है, उनके पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है यूएस क्रिकेट के लिए। और जहाँ तक अभी टॉप प्लेयरों की बात है तो वो यहाँ अब जाहिर है कि ये यूथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नेशनल टीम भी उनकी स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि अब उन्हें सर्वाइव करना है। वनडे का स्टेटस मिला हुआ यूएसए को, उसके लिए उन्हें कुछ मैचेस जीतने होते हैं। उसके लिए उन्होंने ये प्लान किया हुआ है। कुछ प्लेयर जैसे जिसमें समी असलम भी आए हैं और इसी तरह कोरे एंडरसन है, ये क्वालिफाई कर जाएंगे 3 साल में फॉर यूएस क्रिकेट के लिए। तो एक साल तो इनका तकरीबन हो भी चुका है, ठीक है। तो तब इनकी टीम ऐसी हो जाएगी कि ये टेस्ट स्टेटस की बात करने लगेंगे। चलें, तो ओवरऑल जलालुद्दीन ओवरऑल बड़ा अच्छा फीडबैक है। जी, जलालुद्दीन आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस प्रोग्राम पे आप जलालुद्दीन के ट्विटर हैंडल पे राब्ता कर सकते हैं, @जलालुद्दीन कोच, जो आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @सरदार खान 60, और इस शो के जो प्रोड्यूसर हैं शुजाउद्दीन, उनका ट्विटर हैंडल है स्नार्की कराची 8, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।